नमस्कार। आज के इस वीकली डायलॉग्स में जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है और हमारे साथ हैं तारिक फतेह साहब। इनके साथ एक हमारी वार्ता आप सुन चुके हैं, आपके साथ दोबारा वन एंड ओनली तारिक फतेह। ये किसी भी तरह के तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं बिल्कुल इनको इंट्रोड्यूस नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि आप तारिक फतेह साहब को तारिक फतेह के तरह ही सुने और समझे। तो तारिक फतेह साहब, हम पिछले डिस्कशन में ये बातचीत कर रहे थे कुछ जावेद अख्तर साहब की, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। और उसमें भी थोड़ा जिक्र आया था ये अजान वजान का। तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको रीइटरेट करते हुए और कुछ लोगों को ये फरमान सुना दिया सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। वैसे तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे, वो अपना नाम आसानी से नहीं बदलते हैं। अब देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट भी है, जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसी तरह से इलाहाबाद। अच्छा, चले। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, जजमेंट के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जो खास बात है वो उसने कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि नमाज और अजान ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। तो एक हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है इंडिया की, उसमें एक इसेंशियलिटी प्रिंसिपल है जी जी कि किसी भी चीज को किसी रिलीजन का पार्ट होने के लिए देयर हैज टू बी एन इसेंशियल कैरेक्टर। एक पुराना 7 जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की बेंच का एक जजमेंट है, उसका नाम है शिरूर मठ, बड़ा फेमस जजमेंट है। तो वो हमारा जो आर्टिकल 25 है, जो रिलीजियस फ्रीडम्स देता है, उसको उसमें व्याख्या की गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। और अब चूंकि कुछ नए मसले खड़े हुए हैं, तो उसी की रिव्यू करने के लिए, उसी की समीक्षा करने के लिए अब एक 9 जजेस की एक बेंच गठित हुई है। और दैट हैज हैपेंड आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी अबाउट शबरीमला एंड अदर प्लेसेस। तो जो पुराने लेट डाउन प्रिंसिपल्स थे, उनको फॉलो करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अजान और नमाज तो जरूरी हिस्सा है इस्लाम का, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं है। और ये कहते हुए लाउड स्पीकर को हाई कोर्ट जाना पड़ा? नहीं, उल्टा हुआ सर, ऐसा नहीं हुआ। वहां उल्टा हुआ। वहां क्या, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने पाबंदी लगा दी एक जगह। हाँ। तो जिनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, और उनको पाबंदी ये कह के लगाई कि भाई यहाँ नॉइज पोल्यूशन एक्ट है, अब तुम यहाँ पर ये जो वक्त मुकर्रर है उसके अलावा तुम ये लाउड स्पीकर, और वो भी लाउड स्पीकर लगाओगे तो वो जो डेसिबल उसके प्रिस्क्राइब्ड है उससे ऊपर नहीं जा सकते, ये कह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उनको बैन कर दिया। हाँ, अच्छा, वो लोग गए कोर्ट? वो लोग गए इलाहाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। तो वहां जब वो गए तो ये डबल बेंच का ये जजमेंट आ गया। और उस जजमेंट को आने के बाद में जैसे ही हमारे यहाँ उसके बारे में बातचीत शुरू हुई, तो हम क्या सुनते हैं कि साहब कनाडा में लाउड स्पीकर का अजान शुरू हो गया। क्या अब ये बताइए कि इंडिया और कनाडा दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्री, कॉमन लॉ कंट्रीज है। जो हमारा लॉ है वो बेसिकली वो क्रिश्चियन कॉमन लॉ है, उसी से चलता है। और ये होने के बाद ये कनाडा में कैसे संभव है कि आपके यहाँ क्या नॉइज पोल्यूशन एक्ट लागू नहीं होता? क्या आपके यहाँ ये लागू नहीं होता कि साहब कोई किसी को गाली दे ले, कोई किसी को कुछ कह ले, वैसे ही साहब खड़े होके और दिन में 5 बार कहते हैं कि साहब को जो कुछ है वो अल्लाह ही है, बाकी सब बेकार है, और ये लोग सुनते हैं। असली बात तो ये है कि उनको अरबी आती नहीं। जिनको आती है वो भी डरते हैं सर। एक तो हमारे मुसलमानों की खूबी आप मानेंगे ना, हम जहां भी होते हैं आसपास के लोग जरा डर जाते हैं, वरना आपने भी 70 साल बर्दाश्त किया ना। आजादी के बाद वीटो पावर दिया उन मौलवियों को जिन्होंने अजानें सुनाई। आपने ही अपने शहरों के नाम उन लोगों के नाम पे रखा है जिन्होंने आपके जमीनों को बर्बाद किया, उठा लूट मार करके ले गए,
बाबरी मस्जिद आपने बर्दाश्त की ना, हमने तो नहीं की। लेकिन मैं आपको यहाँ का बताऊं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो तबलीगी जमात है उसका नेटवर्क पूरे कनाडा में, यहाँ जमात इस्लामी जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं आपसे कहूंगा कि द फोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, और जिसमें आपके हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार काफी है, खासतौर पे वो अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ। इसमें अरबों, तुर्कों, ईरानियों का कोई रोल नहीं है, वो कोई ऐसा बदतमीजी नहीं चाहते। इन लोगों ने एक मस्जिद जहां तबलीगी जमात गुजराती स्पीकिंग सूरती मुसलमानों का कंट्रोल है, वहां की सिटी काउंसलर, आप अंदाजा लगाइए, कम्युनिस्ट पार्टी की, मैनिटोबा कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मर लीडर थी। उनसे कहा कि देखिए साहब, आप ये कर देंगे हमारे वोट पक्के। तो आपको आजकल के लेफ्ट का तो पता, उन्हें कितने हुए, फिर उन्हें कहा ये 12,000 वोट ये हुए। उन्होंने कहा अच्छा तो आप अजान दे दीजिए। ये पूरी दुनिया में आप देखिएगा एक मीडियोक्रिटी आती जा रही है। JF कैनेडी नहीं पैदा हो रहे। अपने देख लीजिए इस वक्त अमेरिका में किस टाइप का कंपटीशन होगा कि बाइडेन, एक आदमी जो लड़ रहा है, इस पे इल्जाम है कि ही हैड सेक्सुअली असॉल्टेड वुमेन, और बेचारा इतना बुजुर्ग आदमी हो गया कि 78 में उसे कुछ याद नहीं रहता, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा। दूसरी जगह अपने वो अपने भाई साहब बैठे हुए जो तरह तरह की गोलियां खा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ मीडियोक्रिटी, जिसके अंदर चर्चिल नहीं है, नेहरू नहीं है, जैसे भी आप समझे नेहरू जी को, नासिर नहीं है, टीटो नहीं है, क्रुश्चेव नहीं, कोई नहीं है। हर कोई ठेला लगाने वाला मीडियोक्रेट जिसने किताबें नहीं पढ़ी। एक जमाने में सियासतदान वो होता था जिसने जनरल एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दुनिया का पता हो कि भाई यूरोपियन सिविल वॉर्स क्या थी, ग्रीक फिलॉसफी क्या है, हिंदू फिलॉसफी क्या है, कंफ्यूशन थॉट क्या है। इसके बाद आजकल जो है वो ऑलमोस्ट टू लेवल, आप मैं बताऊं कि पीपल आर प्राउड ऑफ हु दे आर, नॉट व्हाट दे हैव डन। यानी आप जानते हैं मैं कहां से हूं, ये तो आपके इंडिया में भी चलता रहता। हर आदमी दूसरे जगह था, तू जानता है किसकी बात कर रहा है ना साहब? अरे अब मैं ठहरा, अब बताइए मैं ठहरा हिंदुओं का बच्चा, तो मेरी क्या मजाल मैं अशरफियों से बात करूं। तो इस लेवल पे आ गया। तो इन्होंने उस मस्जिद के अंदर पहले एक टेस्ट फायर किया। हमने उस वक्त शोर मचाया कि ये आप जो कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग विथ फायर। जनाब, विद इन दिस मंथ ऑफ रमजान, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, अक्रॉस कनाडा हर मस्जिद के अंदर अजान होने लग गई। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी हालत ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। पिछले हफ्ते मई की 16 को एक मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा के साहब बिल्कुल जिहादी अंदाज में अजान दी। उन्होंने ऐसी अजान दी जो मैंने कभी नहीं सुनी। मैं शियों की मैं सुनता था कि जरा बड़ी होती, मेरी बीवी शिया है, बट कभी मैंने ऐसे इतनी बड़ी 12 मिनट की अजान नहीं सुनी। और वो अजान खत्म हुई तो उन्होंने शुरू कर दिया इजराइल की ऐसी तैसी करना। और आयतुल्लाह सिस्तानी का एक बोर्ड रखा कि इस मस्जिद में सारे आयतुल्लाह सिस्तानी जो इराक में हैं, बाय द वे, और सिस्तानी का मतलब है बलोच। हाँ, तो वो लेके खड़े होकर उन्होंने ऐसी तैसी कर दी यहूदियों की। वो मोहल्ला यहूदियों का था। जब वहां की मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट ने प्रोटेस्ट किया तो आप ये सोचिए कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अटैक किया। और यहां तक नौबत आई कि उसने माफी मांगी उस मस्जिद से जहां अजान हुई, उसके खिलाफ। तो ये जो 70 साल आप बर्दाश्त करते आ रहे हैं और वीटो पावर दिया हुआ आपने कि कौन क्या कर सकता है और हाथ नहीं लगाना, मत ये कर देंगे वो कर देंगे, उस टाइप का माहौल क्रिएट करके दे हैव स्प्रेड इंटेलेक्चुअल टेरर, जिसके अंदर एक लॉ पास कर चुके हैं जिसमें कोई क्रिटिकल मुसलमान किसी इस्लाम के बारे में खुद नहीं क्रिटिकल हो सकता। उसको M103 का लॉ कहते हैं, इस्लामोफोबिया। जब हर आदमी पे ये तलवार लगी हुई है तो खड़े होके बोलेगा कौन? तो आपकी सेंसरशिप है, सेंसरशिप कर दी गई आपकी। सॉरी,
आपकी सेंसरशिप कर दी गई, दिस इज ना सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप है सर ये। आपके यहाँ मैं आपको बताऊं कि कोई शख्स, आपकी पुलिस को ले लीजिए, आपको मैं बताऊं, एक साहब है राम सुब्रमण्यम, यहाँ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा 10,000 लोगों को जमा किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज करेंगे वो कोर्ट में जाके कि ये म्युनिसिपल लॉज जो हैं पास कर दिए, ये नॉइज कंट्रोल हटा दिया एक खास ग्रुप के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रेशर डाल के हमारे भाइयों ने उसकी नौकरी निकलवा दी, गॉट फायर्ड। मेरे पीछे पड़ गए, मैंने कॉलम लिखा, मेरे अखबार को कहा कि इसको आप फायर करें, ये इस्लामोफोबिक है। ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान के टुल्ले और टुच्चे जो हैं, दे आर प्लेस्ड वेल राइट अक्रॉस। उसके साथ फिर इनको खालिस्तानियों की सपोर्ट है। वो ट्रूडो साहब की कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं सिवाय इसको कि पता नहीं कौन सा वोट वो 2020 में करवाएंगे। इट इज वेरी स्ट्रेंज, बट द रिस्पॉन्स हैज बीन पैथेटिक, एंड इसीलिए लोग खौफ में बैठे कि दंगा ना हो जाए। पागल लोग हैं, माफी मांग लो, इससे ये बेहतर। आप बताइए कि एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो खुद यहूदी है उसको गालियां दे दी गई और उसने माफी मांगी ये अपने दादागिरों से कि भाई मुझसे गलती हो गई। कैन यू इमेजिन दिस एवर टू हैपन? और ये फैशिस्ट नाटसीज का जो तरीका था कि जाके अपने अपोनेंट के एम्प्लॉयर को कह देना कि ये सारे के सारे इन्फॉर्मेंट बन गए ना। अच्छा, पुलिस के अंदर जब कंप्लेंट हुआ तो पुलिस ने कहा कि भाई हमारे मुसलमान ऑफिसर हैं, इनसे पूछ लेते हैं। थ्रेट क्या दी वो राम सुब्रमण्यम को कि ऑनलाइन के इन सब के घर, ये 20 लोगों के एड्रेस हैं, कौन कौन इफ्तारी देने के लिए तैयार है। इट वॉज दैट थ्रेट कि जरा सेट करके आओ, ये इनका एड्रेस है। कौन इफ्तारी भेजता है लोगों के एड्रेस करने के लिए? जो पुलिस थी वहां की, वहां मुसलमान जो ऑफिसर ने कहा नहीं साहब ये तो बड़ी प्यारी चीज है, आप सोचिए कितना मजे इफ्तारी भेजना। अरे भैया हमने समझाया जाके उस ऑफिसर को, पागल हो गए क्या? कौन सा इफ्तारी किसको भेजते हैं? हम यहाँ बैठे 20 साल से अपने पड़ोस को घर पे बुला लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा इफ्तारियां भेजेंगे किसी हिंदू के घर में? तो इट इज अ क्लियरली एंटोगनिस्टिक। पहले आप उससे कह रहे हैं तेरा भगवान कुछ नहीं है, सारा कुछ है मेरा अल्लाह, और एक ही है, और जो इसके खिलाफ बोलेगा उसकी ऐसी की तैसी है। और बचा क्या है कि आप इफ्तारी खिलवा रहे मुझे? तो इस कन्वोल्यूटेड तरीके से उन्होंने एक खौफ का माहौल पैदा किया, और इस वक्त पूरे कनाडा में हर शहर में मगरिब की अजान हो रही है। लेकिन जो हम चंद लोग खड़े हुए इसके अगेंस्ट, जो मुसलमान थे सारे, उनकी वजह से अब ये नहीं कहा जा सकता कि इनका प्लान था कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा और फिर हम कहेंगे कि साहब ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ, 5 वक्त की नमाज की इजाजत दे दीजिए। लेकिन कुछ हमारे जियालों ने, जो मुसलमान हैं, जिसके अंदर हर टाइप के हमारे दोस्त हैं, अदीब हैं, लिखने वाले हैं, हमने सबसे कहा कि तुम लोग यहाँ आए हो पाकिस्तान के अजाब से बचने के लिए, ये हिंदुस्तान से आए हो। पता चला कि जो इंडियन मुसलमान था, ये जो हैं, इन्होंने तो, इनकी थिंकिंग ही ऑन हमको नजर आई। यानी यहाँ पैदा हुए भी लोग, एक साहब है उनका नाम ही है मुस्लिम लॉयर। अब बताइए कम्युनल बात नहीं हुई कि आप वकालत करके दफ्तर अपने आप को एडवर्टाइज करें मुस्लिम लॉयर, मतलब कि नॉन मुस्लिम आएगा ही नहीं आपके पास। वो लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए। एंड थ्रेट करने की ये हालत है कि अब छोड़े, मतलब क्या क्या बात, अपनी कम्युनिटी की बात है, अच्छा भी नहीं लगता हमको कि कहें कि कुछ सुधरता ही नहीं, कोई चीज इनके ठीक ही नहीं होती। हर चीज ट्राई कर ली कि तुम्हें आजादी है, तुम नमाजें पढ़ो, तुम कुछ कर लो, ये कनाडा है, तुम्हें सड़क पे नहीं आने देंगे हम रोकने के लिए। हॉल है, मस्जिद है, जब लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, जो करना करो। उसके बावजूद आप देखिए कि दादागिरी इतनी के बाजार बंद कराने के ऊपर बात कर रहे हैं।
कि ईद के दिन है तो ये होगा और ईद का दिन है तो वो होगा। भैया ईद का दिन है, 1-1 रुपया ईदी लो और घर जाओ और खर्च करो, बच्चों को दो। कड़क नोट मिला करता था हमें जैसे ईद के दिन 1 रुपये का। अजाब किया हुआ है जिंदगी को। और ये आपके मैं बताऊं, 2 इसमें पहलू हैं। एक तो पाकिस्तान की ISI और एक आपके यहाँ सर जो मुसलमान आते हैं वो अजीब सेक्युलरिज्म के एम्पावर्ड किस्म के। हम तो पाकिस्तान के पिटे हुए आते हैं, जेलों से मारे हुए। आपके यहाँ जो दादागिरी आता है उसको डर ही किसी बात का नहीं है। वो उसकी सोच में वही है कि क्या कर लेंगे भाई, वही होगा। मैं इस चीज से मुझे बात याद आती है, अभी मैंने एक किताब लिखी है और किताब का टाइटल है नलिफाइंग आर्टिकल 370 एंड इनैक्टिंग CAA। अच्छा। तो उसमें मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स लिए और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में 2-3 बड़ी अच्छी चीजें मुझे मिली। खासतौर से एक अंबेडकर साहब की कुछ चीजें मिली। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है उस वक्त, जिन्होंने इंटेलेक्चुअली एनालाइज किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये है? जी हाँ, जी हाँ, ये है किताब। तो उसमें बिल्कुल सही यही है। पूरा ऊपर से नीचे सब पड़ा हुआ है। अंबेडकर साहब ने बहुत कुछ कहा, कुछ खतरनाक बातें भी कही उन्होंने मुसलमानों के लिए। बहुत सारी बातें कही उन्होंने। एक चीज और, उनके अलावा एक HV शेषाद्री साहब हुए, उन्होंने एक किताब लिखी और इन दोनों लोगों ने 2 चीज। अंबेडकर साहब ने कहा कि अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिक्स पार्टीशन के पहले थी वही पॉलिटिक्स आज भी है, और जो कनाडा में आप देख रहे हैं उसको भी आप उसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इट इज द सेम। और क्या कहा उन्होंने कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इज गैंगस्टर्स पॉलिटिक्स। सर गांधी जी ने नहीं कहा था, गांधी जी ने नहीं कहा था कि हर 1924 के आर्टिकल में कि जिस ट्रेन में घुसो एक दादागिरी घुस को पिटाई कर रहा होता है लोगों की। इट द होल एटीट्यूड इज गुंडाइज्म एंड उसको शेषाद्री साहब ने क्या कही, उन्होंने बड़ा अच्छा एनालाइज किया शेषाद्री साहब ने। अच्छा, उनका भी बहुत अच्छा कि साहब की द पैटर्न ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स इज नंबर 1 एक्रिमनी, नंबर 2 accusations, number 3 claims, number 4 denunciations, then number 5 street riots, and उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया जो अंबेडकर साहब ने भी कहा है। उसके बाद की जो स्टेज आती है, अगर कुव्वत जो है कुव्वतुल इस्लाम उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली तो कुव्वत हो गई, वरना विक्टिम प्लेइंग, विक्टिमहुड, दैट इज द बिगेस्ट वेपन सर। तो इस ये जो पैटर्न था उसमें और आज में मुझे कोई फर्क नहीं आ रहा नजर, अलावा इसके कि उस वक्त जो था वो ये ग्रांट कर दिया गया है। यहाँ तक कि पार्टीशन ग्रांट करने के बाद भी इस पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया। और मैं जो मानता हूँ कि जो हमारी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडरशिप थी उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि उसने इसी किताब में अंबेडकर साहब ने कहा है कि fundamental mistake of Congress is that they do not understand the difference between appeasement and settlement. Precisely. और हमारे यहाँ भी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में ये डिफरेंस नहीं रहा। एवरी टाइम व्हेन यू नीडेड टू सेटल विद द लीडरशिप व्हिच हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड by the Muslim League, after all these were the people, right, these were the people who were in the forefront of partition movement. और ये ज्यादातर इधर रह गए। यहाँ तक कि नईमुद्दीन मुरादाबादी जैसे बरेलवी जिन्होंने 11 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था पाकिस्तान का, वो भी वापस आ गए। आप देखिए, आपने फेसबुक पे आज डाला है, तमाम वो लोग जिन्होंने नज़में लिखी पाकिस्तान जिंदाबाद की और मार्च किया, वो सब के सब सज्जाद ज़हीर समेत वापस बना के तबाह करके फिर घर को चले बांके, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके आए थे
हमें बर्बाद करके पंजाब का ही बंटवारा हुआ सर, किसी और चीज का बंटवारा नहीं हुआ, ये समझ लें आप। ये इनको जो दुश्मनी थी वो ये कि ये कहां से मुसलमान आ गए जिनका कल्चर इतना हिंदुओं के साथ मिला हुआ है कि इनको इनके यहाँ टेंशन नहीं होती। आप लाहौर में नेताजी का जो जलसा था 32 या 35 का, आप देखें पूरा शहर निकला हुआ। मैंने अर्ली 50s में पार्टीशन के फौरन बाद में ओल्ड सिटी लाहौर में गया हूं, जो जले हुए घर भी मैंने देखे हुए हैं। मुसलमान जो कांग्रेस में थे उनको तो अबेंडन किया ना आपने, वो कहां जाए, वो क्या इंडिया जाए वापस? ये तो एज सुन एज यू टर्न इट इनटू हिंदू मुस्लिम वो तो अबेंडन्ड हो गए। गफ्फार खान जैसे अबेंडन हुए वैसे लाहौर शहर के अंदर कांग्रेसी थे जो मुसलमान थे। जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के 20,000 मुसलमानों को भेजा गया कि जिन्ना साहब को जितवाओ, तब भी वो नहीं बना सके गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान बन गया। और जहां आप बैठे बोला हम तो गए नहीं जनाब। अरे गए इसलिए नहीं क्योंकि ट्रेनें रोक दी गई। लियाकत नेहरू पैक्ट आपको पता है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुआ, और इसकी वजह ये थी कि ये जो बिहारी और यूपी वाले, मुर्शिदाबाद वाले धर ट्रेनें भर भर के ढाका जाके इन्होंने वहां हुकूमत पलटने की कोशिश की और कहा कि बंगाली जबान जो है वो हिंदुओं की जबान है। पहले राइट्स वहां हुए, लेकिन उसको रोकने के लिए लियाकत अली खान की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती क्योंकि जो बंगाल के मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, दे वर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस। सिंध के अंदर आपके भैया लोग आए और सिंधी जबान पे बैन लगा दिया। आई एम नॉट जोकिंग। पंजाब में तो खैर हमारी कम्युनिटी ऐसी डब खड़ब भी है, उन्होंने कहा इससे पहले कोई और बैन लगाए हम खुद अपनी जबान पे बैन लगा देते। इट्स द ओनली पीपल ऑन अर्थ। आप समझिए कि कुछ 400 मेजर नेशनैलिटीज हैं, linguistic nationalities, major linguistic nationalities. Only one people have banned their own language without pressure from outside. हाँ जी, हमारी जुबान भी उर्दू है। ऐसी उर्दू आपको कहीं नहीं दुनिया में कोफ्त हो जाती है, कॉमेडी लगता है या ऐसे लगता है आदमी जाहिल है। वो आपको मिलेगा पाकिस्तान में। आप पंजाबी मिनिस्टर्स के कभी इंटरव्यू आते हैं तो उनकी इंग्लिश भी पंजाबी में होती है, उर्दू भी पंजाबी में होती है, और उनकी पंजाबी जो होती है वो उर्दू में होती है। So this tragedy has taken place and people are still loving it. और ये झूठ बोलना कि हम पीछे रह गए, ना आप नहीं रहे, आपको रखा गया। ऐसा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमारे यहाँ भी है। कौन सा? ये जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो जी थी, जी अब यूनियन टेरिटरी हो गई, तो इस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 0.16% लोग जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे, और स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई उर्दू। वहां पे बोलने वाले कश्मीरी, डोगरी, हाँ, पंजाबी और हिंदी। हाँ, उर्दू आई। 70% लोग जो थे ये कश्मीरी डोगरी वाले थे, और कोई 15-1% पंजाबी वाले और 15-1% हिंदी वाले। 0.16% उर्दू वाले थे, और उर्दू को बना दिया गया स्टेट लैंग्वेज। क्यों हुआ ये है क्योंकि ये हिंदुस्तान था, इसलिए बाकी सबको बैन नहीं कर पाए, वो बात अलग है, बैन नहीं कर पाए, लेकिन वहां भी असेंबली में बोली उर्दू जाती थी सब। अलाउड नहीं थी। वो 2 नेशन थ्योरी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू थी, और वो 370 खत्म होने से वो 2 नेशन थ्योरी पे जो अजाब आया उसकी आप देख रहे हैं रिएक्शन, ये जो सीए राइट्स एंड आरटी राइट्स। एब्सोल्युटली, ये उसका नहीं है। ये झूठ का जो कल्चर है कि सच बताना, अब वो चोट लग जाए तो अम्मा से कहना कि वो मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो उसने मारा मुझे, दूसरे वाले ने, तो फिर उसकी कुट लग जाती थी। ये बड़ा पुराना वो है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, देयर इज नॉट वन पर्सन हु कैन स्पीक कश्मीरी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक ले आइए जिसने जिंदगी में कभी कश्मीरी जबान समझी हो या बोली हो। क्यों?
After 47-48 the language was wiped out. और बुरी किस्म की पंजाबी और बुरी किस्म की उर्दू बोलने का शौक जो था, वो ये जो टाइनी स्ट्रिप है पीओके, गिलगित बल्तिस्तान तो अलग जगह, उसकी तो स्टोरी अलग है। वो तो कोल्ड वॉर के नतीजे में कैप्टन ब्राउन ने उठा के पिशावर में एक जनरल को दी, वो खत्म हो गया, किसी को पता नहीं। वो हिस्ट्री मैंने अपनी किताब में डील की है। जी जी, देखिए, लेकिन इंडियंस को अभी तक नहीं समझ में आया कि पाकिस्तान से जब भी बात करें, डिप्लोमेट बैठे जो सिर्फ कश्मीरी में बात करें, सामने बैठे बोले कश्मीरी में बात करेंगे, वो क्या कहेंगे, ट्रांसलेटर लाएंगे? अरे जलील तो करो, कुछ शर्मिंदा तो करो इनको। ये फौजी बैठे हुए, बाजवे शाजवे सारे ये चला रहे हैं हुकूमत, इनको बोलो भाई तुम कहां का बाजवा हो भाई। ये आइडिया आपका ठीक है, इसको मैं आगे थोड़ा पुश करता हूँ। ये बिल्कुल सही है, कश्मीरी में बोलिए, बिल्कुल सामने बैठे और कश्मीरी में बात करें। उमर अब्दुल्ला फिर शायद पाकिस्तान के लिए ट्रांसलेटर बन जाएंगे, शायद वो उनका काम ये रह जाएगा कि वो पीओके के लोगों से वो सब ट्रांसलेट करके बताएंगे। अजब मुसीबत है। आप देखिए क्या पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर पे, पाकिस्तान ने ट्राइबल्स भेजे, और आपके इंडिया में भी सही पढ़ाया नहीं जाता है, ना बताया जाता है कि क्या किया इन्होंने। मैं आपको एक किताब रेकमेंड करता हूं, आप भी पढ़िए या छपा दीजिए, क्योंकि वो जनरल साहब अब है नहीं। ये मेजर जनरल अकबर खान, जिन्होंने लीड किया था पश्तून ट्राइब्स को, ये 1970 में जब पाकिस्तान टूटा है, उस दौरान ठकाठक इन्होंने किताब छाप दी और उसके बाद नहीं छपी कहीं है। He tells you in detail everywhere, आपको कहीं नहीं मिलेगी है। मैं तो बेग कर रहा हूं लोगों से कि भैया ये कहीं से 15 रुपए में मैंने खरीदी थी, अगस्त 1970 में मैंने, रेडर्स इन कश्मीर। He describes everything in detail. आप पाकिस्तानी फौज को सिविलियन कपड़े पहनाए और रावलपिंडी पुलिस की 20,000 राइफलें जो ऑफिशियल ब्रिटिश पुलिस की थी वो दे दी, और ये हमारे यहाँ जाली राइफलें बनती हैं पश्तून साइड पे अफगानिस्तानी बॉर्डर में, वो पाकिस्तान पुलिस को दी। दैट बैकफायर्ड, किल्ड मेनी ऑफ द पुलिसमैन व्हाइल दे वर फायरिंग द राइफल्स, बिकॉज द रियल राइफल्स वर विद दीस ट्राइब्समैन। और जो जनरल ग्रेसी कमांडर इन चीफ थे, उनको नहीं पता था वॉर हो रही है ना, ग्रेसी को पता नहीं था, आर्मी कमांडर इन चीफ डिडंट नो। क्लॉड ऑचनलेक ने मना कर दिया था। सब डिनाई कर रहे हैं, सब अपना गुड मैन, इधर लाओ, चाय पिलाओ, कैसा है तुम, ये वो सब खत्म, सबको बेवकूफ। इन लोगों से आप गेम खेल रहे हैं। ये जब कश्मीर में पिट गए तो इन्होंने बलूचिस्तान पे फौज भेज के उस पर कब्जा कर लिया। आई डोंट थिंक इंडियंस या आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के बाबुओं को आइडिया है who they are dealing with. Sharp minds willing to die. उनकी तो जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है ना। तो आप लोग की भी तो रिटर्न एंट्री है, आप क्यों डरते हैं मौत से? वो तो जा रहे हैं हुरों के पास, आपके पास तो रिटर्न फ्लाइट की टिकट है, आप तो वापस आ जाएंगे। तो आपकी ये बात मैं मानता हूं कि ये जो हमारी जो भारतीय परंपरा है, जो इंडियन ट्रेडिशन है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, उसको बोलते थे पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष मीन्स कि जब डिबेट होती थी तो डिबेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष मीन्स अंडरस्टैंडिंग द अपोनेंट, एंड दैट यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये जो है, देखिए जो मैंने अभी जो आपको किताब का जिक्र किया, उसमें मैंने अकबर खान की भी काफी कुछ डिटेल जो हमारे इंडियन रिकॉर्ड्स में मिली है वो उसमें डाली है। किस तरह से अकबर खान जो था वो जाके अचानक लियाकत अली खान का एडवाइजर बन गया, एक मेजर। सोचिए, एक मेजर जो है प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन गया। पूरी शौक। आप ये नहीं सोच रहे कि एक आदमी हरियाणा से जो कभी पाकिस्तान में गया ना हो, वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? उसकी सीट नहीं थी। डू यू नो वेयर लियाकत अली खान वन हिज बाय इलेक्शन? मायमन सिंह में जाके एक हिंदू को उठाया, हट साले यहाँ से, ये सीट हमारी है। एक साहब थे मोनी सिंह, 1947 में अरेस्ट हुए। डू यू नो व्हेन ही गॉट आउट फ्रॉम जेल? इन 1972 व्हेन बांग्लादेश वाज लिबरेटेड।
देखिए ये 1945-46 के जो इलेक्शन हुए थे, जी 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 जी, उसमें हमारे लियाकत अली खान साहब मेरठ से जीते थे। हाँ लेकिन है तो हरियाणा से ना, ये कौन सी जमीन है बाहर दिल्ली के हमारे, भूल रहा हूँ, मैं तो वहां गया भी हूँ, वहां जाके दौरा करके आया हूँ। यहाँ से हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर निकला। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो उसमें मौलाना आजाद साहब जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे सूबा सरहद को। क्या कह रहे हैं आप? क्या झूठ का अंबार है सर, खुदा की कसम। एक बड़ा उनका, हमारे यहाँ जब पहला इलेक्शन हुआ था 1952 का, तो उनको भेज दिया गया रामपुर। उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया कि साहब हमको रामपुर क्यों भेज रहे हो, लेकिन नेहरू साहब ने कहा नहीं वो आपके लिए सेफ सीट है। बिल्कुल सेफ सीट है, मुसलमान ज्यादा है वहाँ। और मुझे याद है वहाँ का भी एक किस्सा है, जो एक वहाँ पे बिशन चंद सेठ जी खड़े हुए थे, उसका भी एक किस्सा है। अब मैं उसको यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी उसको मुझे वेरीफाई करना है पूरी तरह से, तो पता चला कि कोई डिफेमेशन का केस हो जाए, लेकिन मैं आपको अलग से जिक्र करूंगा। हाँ जरूर बताइए, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई डेफेमेशन करे, क्योंकि मेरी तमाम तजोरी वजूरी जीरो के हिसाब से कुछ भी नहीं है सिवाय ये लाल कुर्तों के मेरे पास, और मेरा क्या फोन है, आई एम जीरो। तो मैं चाहता हूं कि ये करें ताकि इनका खर्चा इन्हीं को मिले, और मैं 2 रुपए महीने का फिर देता रहूंगा इन्हें जितना है। बट आप जो आपने बात की ना अंडरस्टैंडिंग की, तो शायद इंडियंस अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि वो किस जानवर से डील कर रहे हैं। देखिए आप, इन्होंने किसको बेवकूफ बनाया, करतारपुर कॉरिडोर बना के किसके दिल जीत रहे हैं, और वो बेवकूफ इतने खुश हैं कि अल्लाह जी देखो जी करतारपुर तक कॉरिडोर बना दिया। अरे तुम्हारे गुरुओं को मारने के बाद कॉरिडोर बना दिया, नकली गुंबद खड़े कर दिए। बताइए, और वो गुंबद टूट गए पहले ही झटके में, बारिश पड़ी सारे गुंबद का है। आप डील कर रहे हैं चोरों से, जिन्होंने सरेंडर करने के बाद पहली चीज मांगी दारू, और वो फिल्म VHS यूमैटिक पे आई थी, उन्होंने कहा यार फिल्म तो दिखाओ यार को। जनरल न्याजी की पहली शौक ये था यार दारू शारू तो पिलाओ ना कुछ। और दूसरा एक फिल्म देखी उन्होंने, मैं भूल रहा हूँ नाम क्या है, ऑल टाइम ग्रेट फिल्म है जिसमें रक्कासाएं डांस कर रही हैं लखनऊ के किसी कोठे पे। पाकीज़ा क्या? पाकीज़ा चली जनाब POW कैंप्स के अंदर, और सारी वो ओल्ड टाइप की इंग्लिश, और चैप हाउ यू डूइंग ब्रदर, कहीं क्लैश नहीं हुआ। कहीं आपको बांग्लादेश वॉर में नहीं स्टोरी मिलेगी कि हमारे इस यूनिट से क्लैश हुआ। जहां इंडियन फौज आई हथियार, उन्होंने कहा कौन बंगालियों वास्ते लड़ेगा, चंगा थे। Nobody fought. There is not a single incident of the Pakistan army fighting back at any front. वो ढाका में पैराट्रूपर्स आपके लैंड किए तो ऑफिसर्स ने कहा स्वात मिट्टी यार बच सियापा मुक्का। There was no fighting. वो बैठे हुए थे कि किधर जाना है। और फिर इंडियन आर्मी की बेवकूफी कि उनको साइड आर्म्स रखने दिए, बजाय इसके कि वॉर क्रिमिनल्स बांग्लादेश को देते आप लेके हमारे पास भेज दिया बलूचिस्तान। उन्होंने वहां जंग 72 में शुरू कर दी। फिर आपने भी बड़ा हिंदुस्तान में उधार देना है सर। अब हमारा समय जो है वो लगभग समाप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकयात हैं और इन पर हम चर्चा फिर और किसी वक्त पे जारी रखेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे सर। आज के लिए बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद तारिक फतेह साहब। और हम आपको जल्दी ही आपकी पुरानी किताबों पर और नई किताब पे जो आपकी आने वाली है उन पे दोनों पर एंगेज करना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि उससे हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.